गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जिस सब्जेक्ट पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बड़ा कंटेम्प्रेरी सा है और थोड़ा इतिहास के छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता एक ऐसी समस्या है जो इतिहास के सब छात्र इसके बड़े क्यूरियस रहते हैं इसके बारे में जानने के लिए भारत में। लेकिन कोई भी व्याख्या कम्युनलिज्म की मेरे ख्याल से अभी तक ऐसी नहीं हो पाई है जो एक सर्वमान्य हो। हालांकि कुछ विश्वविद्यालयों में और यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इसे पढ़ाया जाता है, लेकिन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए और बाकी रीजनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए ये मेरा वीडियो खास तौर से सांप्रदायिकता की समस्या के लिए बनाया गया है। वर्तमान में, कंटेम्प्रेरी में, जैसे कि पता है आपको कि सांप्रदायिकता के दो पहलू हैं, दो फेज हैं। कि एक तो सांप्रदायिकता जो है वो भारत के विभाजन के समय की है, वो जिसका नतीजा बंटवारा है। और समस्या ये है कि वो सांप्रदायिकता एक विभाजन लेके आई है, और लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये है कि वो सांप्रदायिकता 10-20 साल में फेड अप हो गई है। वो फेज थोड़ा हम भूलने लगे थे। लेकिन सांप्रदायिकता का जो दूसरा चरण है जो अब चल रहा है देश में, वो एक तरह से सेकंड फेज ऑफ द कम्युनलिज्म है, और जो एक तरह से ये मान लीजिए कि 1990-87 के बाद बहुत बड़ी तरह से फूटा है। और वो जो है, मैं तो कहूँगा कि दूसरा दौर ज़्यादा खतरनाक है। अब साहब आप कहेंगे कि पहला ज़्यादा था, बंटवारा हो गया, लेकिन मैं दूसरे दौर को ज़्यादा खतरनाक इसलिए बताता हूँ कि पहला तो दौर बंटवारे के साथ समाप्त हो गया, लेकिन इंडिया में ये कम्युनलिज्म जो है वो नेवर एंडिंग दिखाई दे रहा है मुझे। अभी फिलहाल काफ़ी दिन चलेगा ये दौर, और ये एक अप्रत्यक्ष गृह युद्ध तो नहीं, लेकिन एक कोल्ड वार ले आया है दो कम्युनिटीज़ के बीच में। और वो जहर जो है वो बढ़ता जा रहा है, और भारत जो है जाति को भूल के धर्म पे आ गया है। विभाजनकारी तत्व जो जाति हुआ करता था वो धर्म हो गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कम्युनलिज्म साहब दूसरा हुआ क्यों शुरू। अब दूसरा कम्युनलिज्म को मैं कम्युनलिज्म नहीं कहूँगा, हमें गलतफहमी हो जाती है इसके बारे में। ये सांप्रदायिकता नहीं है, ये क्या कहते हैं ना, खाँटी सांप्रदायिकता बिल्कुल नहीं है। इसे दो शब्द देता हूं मैं। एक तो ये अर्बन कम्युनलिज्म है। अर्बन कम्युनलिज्म का मतलब समझना, शहरी सांप्रदायवाद या एलिट कम्युनलिज्म है। अब एलिट कम्युनलिज्म से क्या समझते हैं कि एलिट कम्युनलिज्म जो होता है वो होता है जो एलिट अपने रिसोर्स पे कब्जा करने के लिए देश को कम्युनल बनाता है। वो दोनों में होता है, माइनॉरिटी में भी वो एलिट है और मेजोरिटी में भी वो एलिट है। बल्कि मेजोरिटी में ज्यादा है, वो दिखते नहीं, बस वो छुप के रहते हैं, माइनॉरिटी का दिखता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब इस कम्युनलिज्म को एक तरह से ये मान लीजिए कि जो दूसरा कम्युनलिज्म है इसको हम ये चाहते हैं कि इसकी जड़ें क्या हैं और इसका निपटारा कैसे हो। बात ये नहीं है कि ये नेवर एंडिंग है, तो हम इतिहास के छात्र होने के नाते हम इसका निपटारा करें, ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। और माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, इसका निपटारा आसानी से हो जाएगा। तो अगर हम चाहें तो मैं आज उसका सॉल्यूशन ही देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो मैंने कहा है कि पहला तो इसका नाम एलिट कम्युनलिज्म है, और जो कहते हैं इसको अर्बन कम्युनलिज्म, शहरी कम्युनलिज्म। शहर में दोनों तरह के कम्युनलिज्म वाले रहते हैं, वो माइनॉरिटी के भी, हिंदू और मुसलमान दोनों, मैं क्लियर बता दूं तो आपको। लेकिन अब दूसरा इसका नाम जो है वो एक मेजोरिटेरियलिज्म कहूंगा मैं। दरअसल कम्युनलिज्म है क्या सच्चाई में आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन के दौर में, ये मेजोरिटेरियलिज्म है। और ये बहुसंख्यकवाद बनाम अल्पसंख्यकवाद की एक तरह से लड़ाई बना दिया गया है। दोषी इसके बहुसंख्यक हैं पूर्ण रूप से, और पूर्ण रूप से तो नहीं, काफी हद तक, लेकिन फेस करना पड़ता है अल्पसंख्यकों को भी। और उनको इस तरह से फांस दिया गया है जाल में कि अल्पसंख्यक भी कम्युनल हो गए हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं, और बहुसंख्यक भी जो है वो साहब कम्युनल हो गए हैं इस देश में। लेकिन मैं मानता हूं कि अब
बहुसंख्यक अगर कम्युनल हो गए हैं तो उसका उनकी सेहत पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये समझिए आप। अगर बहुसंख्यक जो है कम्युनल हो गए हैं या एक तरह से मेजोरिटलिज्म में है वो, लेकिन बिगड़ेगा इसमें अल्पसंख्यकों का, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे सिख हैं, चाहे बाद में जैन भी आएंगे, जो सब आएंगे, बिगड़ेगा इसमें अल्पसंख्यकों का, ये बिल्कुल आप निश्चित मान लीजिए। क्योंकि बहुसंख्यक तो लड़ लेंगे उससे, और उन्होंने अपने आप को तैयार भी कर लिया है, वो तैयार हैं उसके लिए, और वो डेमोग्राफिकली रूप से तैयार हैं, सामाजिक रूप से तैयार हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कम्युनिटी जो है, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी की बात लें तो अब ये इसमें इतना कट्टरता थोड़ी आई क्यों है, या ये इन पे लाद क्यों दी? मैं तो आई नहीं कहूंगा, लाद दी गई, कट्टरता इन पे लाद दी गई है, आई नहीं है ये अपने आप। अच्छा, खुद भी अब ये आई कैसे है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश में विभाजन के बाद मुस्लिम कम्युनलिज्म, मैंने बताया, फेड अप होने लगा था, लेकिन इन्हीं के बीच में एक तरह से ये मान लीजिए कि एक कम्युनल जो वो है, क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, एक वो आ गया, इनसिक्योरिटी मुस्लिमों के बीच। और मैंने बताया कि इनसिक्योरिटी जो है वो आई किस लिए है, क्योंकि एलिट मुसलमान तो पाकिस्तान चला गया, या एलिट मुसलमान बड़े शहरों में चला गया और वो अर्बन होके रह गया। उसका एक, मैंने बताया कि 99% जो मुसलमान है यहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो कन्वर्टेड है। तो कन्वर्टेड मुसलमानों के साथ समस्या ये है कि वो, उनकी दशा आर्थिक रूप से भी कमजोर है, सामाजिक रूप से भी, और शैक्षिक रूप से भी। तो इसके लिए एलिट मुसलमान, थोड़ा सा मैं उसको जिम्मेदार मानता हूं कि देखिए, दो माइनॉरिटी बहुत चर्चा में है एक तरह से, जो अल्पसंख्यक है, एक तो ईसाई और एक मुसलमान भारत में। ईसाई तो लगभग 1% के करीब है, जबकि मुसलमान तो जो है वो 20% के करीब हो रहे हैं। तो कायदे में तो अल्पसंख्यक है नहीं मुसलमान, लेकिन शब्दावली ऐसी हम यूज करते हैं, वो मजबूरी है हमारी। लेकिन मैं मानता हूं कि अब दोनों दोनों के बीच में फर्क क्या है, ये देखिए। एक तरह से ईसाइयों के बीच क्या फर्क है कि ईसाई एलिट ने लोअर ईसाई को देखे, 99% क्या 100% ईसाई भी कन्वर्टेड है इंडिया में, भले ही वो 1% है, और नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में तो भरे पड़े हैं। तो ईसाई एलिट ने क्या काम किया है कि इस अपने कमजोर वर्ग को, जो कन्वर्टेड है, उसमें शेड्यूल कास्ट के बहुत हैं, उनको पढ़ा दिया, ये समझिए आप। और वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दिया, ये मान लीजिए, और उनके साथ ज्यादा भेदभाव नहीं किया, और उन्हें वो मुख्य धारा में ले आए पढ़ा के। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, बिना पढ़े और बिना अर्थव्यवस्था के आप इसमें नहीं आ सकते मुख्य धारा में। तो अब जब वो मुख्य धारा में इसको ले आए हैं, तो मुख्य धारा में लाके उनके हीनता बोध नहीं है उनमें, और इस देश के मुसलमान ईसाई ने कभी भी अपने आप को, मैं बताऊं, असुरक्षित महसूस नहीं किया। वो भले ही संख्या में कम है, लेकिन वो एक तरह से अपने इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, और अंग्रेजों ने जो है वो भले ही चले गए, लेकिन इतने इंस्टीट्यूशन खड़े कर गए उनके लिए, वो सब एंगेज है। और उनका जो साक्षरता प्रतिशत है वो करीब, ये मान लीजिए, जैन के बाद में सबसे ज्यादा है। जैनों का 95% और उनका 93% के करीब है इंडिया में, और उनकी महिलाओं का 82% के करीब है इंडिया में, जो सबसे ज्यादा है। ये देखिए आप, हिंदुओं से भी ज्यादा पढ़े लिखे ईसाई हैं। तो मैं तालीम की बात इसलिए कर रहा हूं कि तालीम जरूरी है जागरूकता के लिए, और मुसलमान जो एलिट है वो तो पढ़ा लिखा है, लेकिन जो कन्वर्टेड मुसलमान है वो इसमें थोड़ा पिछड़ गया है। तो मुस्लिम एलिट ने नॉर्मल मुसलमान के लिए, कन्वर्टेड मुसलमान के लिए वो रवैया नहीं अपनाया, और वो एक तरह से उसका अपलिफ्टमेंट नहीं किया, उसके प्रयास उतने नहीं किए। गवर्नमेंट ने किया वो अलग बात है, लेकिन उनके इंस्टीट्यूशंस ने एक उनको मुख्य धारा में लाने के लिए
एक तो उनके इंस्टीट्यूशंस खोले हैं, मदरसे खोले हैं, लेकिन मदरसों का जो एक तरह से आधुनिकीकरण है, मदरसों का जो एक तरह से क्या कहते हैं व्यापकता है, वो उतनी नहीं आ पाई जितनी ईसाई की क्रिश्नरी मिशनरीज की आ गई। और उनके जो है चर्च गिरजाघर वे भी तो शिक्षा के केंद्र हैं। मदरसे बहुत सीमित दायरे में रह गए और उनका एजुकेशन का स्तर केवल प्राइमरी और हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी रह गया। मदरसों को वो कॉलेज में जैसे सर सैयद अहमद खान ने किया था कॉलेज में कन्वर्ट, उस तरह से नहीं कर पाए, और या विश्वविद्यालय में या डिग्री कॉलेज में ज़्यादा नहीं कर पाए हैं, तो बहुत कम हुए हैं। अब इस पे सरकार का ब्लेम हम नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार तो सबके लिए समान रहती है। सरकार कभी नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट करेगी किसी भी माइनॉरिटी के लिए या मेजोरिटी के लिए भी। अपने संगठन, अपने संस्थाएं, अपने वो खुद बनाने पड़ते हैं और उन्हें खुद ही आधुनिक किया जाता है। एक तो इसका एस्पेक्ट जो है ये है। दूसरा है कि अब मुख्य धारा में लाने के लिए जो है वो क्या काम किए जाए। तो मुख्य धारा में लाने के लिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ा काम जो किया जाता है वो क्या जाता है, महिलाओं की शिक्षा। अब मुस्लिम कट्टरता, मुस्लिम शब्द हम यूज करते हैं, और वो क्यों, आप लोग ये मैं बताना चाहूंगा कि महिलाओं की शिक्षा जो है वो जरूरी है मुस्लिमों के लिए। क्योंकि देखिए कोई भी कम्युनिटी, मैं मानता हूं कि कोई भी कम्युनिटी जो है वो अनसेफ महसूस जब नहीं करती जब वो पढ़ी लिखी होगी। ईसाई अनसेफ महसूस नहीं करते, पढ़े लिखे हैं। सिख अनसेफ नहीं करते, पढ़े लिखे हैं, संसाधनों पे कब्जा है। और क्या कहते हैं, जैन इसलिए नहीं करते, संसाधनों पे कब्जा है, पढ़े लिखे हैं। तो मुस्लिम, मैं कहता हूं कि मुस्लिम जो लिटरेसी रेट है वो 68% से भी कम है इस देश में, जो कि वो बहुत कम है, वो मानता हूं, वो तो एक एस्पेक्ट है हालांकि। लेकिन मैं मानता हूं कि मुसलमानों के लिए इसमें एक तरह से ये कह दीजिए कि मैं मुसलमानों को इसका दोषी नहीं मानता, मैं मुसलमानों को इसका दोषी मानता हूं कि एक तो मुस्लिम एलिट ने हमारे जो कन्वर्टेड एलिट है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। दूसरे, अब हमारे जो कन्वर्टेड मुसलमान भी हैं उन्होंने मुस्लिम अपनी महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए उस लेवल तक नहीं पढ़ाया, पढ़ाया तो है। और मैं मदरसा एजुकेशन को बुरा नहीं मानता, वो कहते हैं, तर्क देते हैं कि मदरसा एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी है हमारे यहाँ। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मदरसा एजुकेशन की जो है वो लिमिटेशंस हैं। एक तो मदरसा दुनियावी तालीम कम देता है, और एक मदरसा हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक रुक जाता है, वो विश्वविद्यालय स्तर तक और वहां तक नहीं जाता। अब देखिए हदीस में बहुत सारे बातें बताई गई हैं कि हदीस में महिला शिक्षा के लिए, देखिए कोई भी धर्म शास्त्र, चाहे वो ईसाइयों का हो, चाहे जैनों का हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे मुसलमानों का हो, महिला शिक्षा के लिए कोई मना नहीं करता। जो आयशा है बेगम पैगंबर की, ये हदीस है, उनकी 2200 हदीस हैं शिक्षा के बारे में, ये समझ लीजिए आप। और 2200 हदीस जो हैं उनमें बताया गया है कि उन्होंने तर्क, विज्ञान, गणित और चिकित्सा और दर्शन और ग्रामर की शिक्षा महिलाओं को दी। और बाद में मदीना में एक पैगंबर की हदीस ये भी है कि बाद में महिलाओं ने खुद जाकर पैगंबर से ये गुजारिश की कि हम जो है साहब पढ़ना चाहती हैं, लेकिन चूंकि पुरुषों के साथ हम इकट्ठा होकर नहीं पढ़ सकती, तो हमारा जो इंतजाम है वो थोड़ा अलग किया जाए। तो उन्होंने उनका इंतजाम अलग किया और उनकी बाकायदा शिक्षा दी। पैगंबर मोहम्मद जो है शिक्षा के जो है वो बहुत बड़े एक तरह से सपोर्टर थे, और महिला शिक्षा के लिए वो बहुत एक तरह से जागरूक थे। और इसका परिणाम ये मिलता है कि 859 में आधुनिक काल की जो पहली यूनिवर्सिटी है वो मोरक्को में स्थापित की गई, और जो फातिमा ने स्थापित की, जो एक महिला थी। ये देखिए आप, तो फातिमा ने स्थापित की जो कि एक महिला थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समाज की, मुसलमानों की डेमोग्राफी, खास करके जो कन्वर्टेड मुसलमान है जो 99% है देश का,
मुसलमानों की डेमोग्राफी माय डियर स्टूडेंट जब बदलेगी, जब महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हो जाएंगी। जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी, मुसलमानों की डेमोग्राफी कभी नहीं बदलेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि देखिए, ये समाज पुरुष प्रधान है। हिंदू हिंदू पहले जब पुनर्जागरण हुआ, या मेल कभी नहीं चाहता कि फीमेल आगे आए। हिंदुओं में नहीं चाहते थे। हिंदू भी कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं थे शुरू में। लिटरेसी रेट जब देश आजाद हुआ 8 से 10% के बीच था, और हिंदू भी उसी तरह अनपढ़ थे। हिंदू महिलाएं भी अनपढ़ थी, और ये कोई नहीं चाहता कि उनकी महिलाएं पढ़े। ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। हिंदुओं में ने भी इतनी खुशी खुशी महिलाओं को नहीं पढ़ाया एकदम से। उन्हें भी 70 80 90 साल लग गए महिलाओं को सही मुख्य धारा में लाने के लिए। तो जब तक, मैं कहना चाह रहा हूं, जब तक महिला मुख्य धारा में नहीं आएगी किसी भी धर्म की। आज क्या है कि आज हिंदू आगे क्यों हो गए, जैन आगे क्यों हो गए, सिख आगे क्यों हो गए, ईसाई आगे क्यों हो गए? क्योंकि उनकी महिलाएं मुख्य धारा में आ गई। और मुसलमान पीछे क्यों रह गए? क्योंकि उनकी महिलाएं मुख्य धारा में नहीं है। ना तो वो अर्निंग अर्निंग के मुख्य धारा में है, ना तो वो अर्न करती हैं। दूसरी बात यह है कि ना वो ज्यादा हायर एजुकेटेड हैं, और उनका प्रभाव जो है, देखिए, परिवार का माहौल जब बदलता है, परिवार का माहौल जब महिलाएं तालीम लिए हुए हैं, भले वो घर पे है लेकिन उसकी सोच लिबरल होती है। और जब घर की सोच महिला की लिबरल होगी, तब पुरुष की सोच कभी कट्टर रह नहीं सकती। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपसे। ये प्रैक्टिकल थिंग वो है, साइकोलॉजिकल स्टडीज हुई है इस पे। जिस घर की महिला लिबरल है, उस घर के सब बच्चे लिबरल हैं। मेल लिबरल होने से ज्यादा काम नहीं चलता, चलता है, लेकिन मेल अगर कट्टर हो जाए तो महिला को लिबरल होना ही पड़ेगा। वो महिला का स्वभाव है लिबरल होना। तो हम उन्हें खूब लिबरल बनाएं, खूब उन्हें स्कूलों में भेजें, खूब मदरसों में भेजें, खूब उन्हें सरकारी संस्थाओं में भेजें। और ये एक दिन में होने वाला नहीं है, एक बहुत लंबा प्रोग्राम है, ताकि उनका मेल जो है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करे। माय डियर स्टूडेंट्स, महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है देश में, मुस्लिम महिलाओं का, वो केवल 52% है। और 52% जो है वो बहुत कम है, ये मान लीजिए। जबकि खुद मुसलमानों का 68% है, वो भी बहुत कम है राष्ट्रीय स्तर से। चलो मैं उसको छोड़ देता हूं मेल का, तो वो तो बढ़ जाएगा धीरे धीरे, वो 70 75 पे आ जाएगा। लेकिन महिलाओं का 52% जो है वो बहुत कम है। अब मैं डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी बहुसंख्यकवाद राज इसलिए करता है कि वो लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन पे चलता है, अलगावों के सिद्धांत पे, एलिनिएशन से। मतलब कि सेग्रीगेशन कहते हैं अलग करना। किसी भी कम्युनिटी को अगर उसका विकास रोकना है तो अलग कर दीजिए साहब। और ये हिंदुओं ने दलितों के साथ किया है। ये कोई, मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, ये सवर्णों ने किया है दलितों के साथ। और ये देखिए, एलिट किसी को नहीं छोड़ता। एलिट सबके एक से हैं। एलिट मुसलमानों के भी एक से हैं, एलिट ईसाइयों के नहीं है ऐसे, लेकिन सिखों के नहीं है एलिट, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के एलिट एक से हैं कमोबोस। कि वो सेग्रीगेशन चाहते हैं समाज में, हर धर्म। और बहुसंख्यकवाद ने जो है ये किया है हमेशा, किसी भी उसका सेग्रीगेशन सबसे बड़ी सजा है। अब दलितों को सेग्रीगेशन कर दिया तो देखिए कितने साल लग गए अपलिफ्टमेंट में। और जब लग गए, जबकि गवर्नमेंट प्रयास लगातार हो रहे हैं, लगातार सरकारें हैं उनकी कई प्रदेशों में बनी और मुख्यमंत्री बने, और लगातार संविधान में उन्होंने है प्रोविजन, और लगातार हो रहे हैं, तब वे सेग्रीगेशन तोड़ पा रहे हैं, लेकिन वो टूटा भी नहीं है। और मुसलमानों के लिए संविधान में मैं बताऊं इतने प्रोविजन नहीं है, एक दो है बस, वो माइनॉरिटी वाला। बाकी शिक्षा के लिए इतने नहीं है। तो मुसलमानों को तो दोहरी लड़ाई लड़नी है। एक तो उन्हें सेग्रीगेट होने से बचना है, जो कि वो हो गए हैं कंप्लीटली सेग्रीगेट। और वो दूसरे, उन्हें सेग्रीगेट होने से बचना है। दूसरे, उन्हें अपनी महिलाओं को शिक्षा देनी है। देखिए, हदीस में ये तो ये कहा गया है कि अगर शिक्षा के लिए, इल्म के लिए और इकरा के लिए चीन भी जाना पड़े तो शिक्षा ले। इस्लाम तो इतना देखिए ब्राइट और इतना प्रोग्रेसिव और इतना वो धर्म है।
और ये धर्म जो है वो कोई भी ट्रेडिशन नहीं मानता, रूढ़िवादिता को नहीं मानता था। लेकिन समस्या यहीं से आई जब उनकी महिलाओं ने पढ़ना बंद कर दिया। और इतना देखिए, सेग्रीगेशन तो इस समाज में कभी था ही नहीं। मुसलमान और हिंदू कभी भी, ये मान लीजिए, अगर दो बड़ी घटनाओं को छोड़ दें, 1947 का विभाजन और 1990 के बाद की जो एक तरह से ये क्या कहते हैं इसको, आधुनिक कम्युनलिज्म जो अब हम कह रहे हैं, तो मुसलमान और हिंदू साथ रहते थे और उनके पहनावे वहनावे खाने वाने कोई ज्यादा अलग नहीं बचे थे। वो सब हमने अब एक सोशल मीडिया आ गई है और अब कम्युनल, अर्बन कम्युनल आ गए हैं, एलिट आ गए हैं, अब उन्हें हमें टारगेट कर रहे हैं कि उनके पहनावे अलग हैं। पहनावे साहब बिल्कुल अलग नहीं है, बल्कि मैं बताऊंगा पहनावा तो हिंदुओं ने ही मुसलमानों का ग्रहण करा है। जैसे कि कुर्ता पाजामा देख लीजिए, भारत में धोती पहनना और लंगोटी पहनना और ऊपर उत्तरीण वस्त्र, ऊपर भी धोती, भारत में खुले वस्त्र पहनने का चलन है। और हम ऋणी है मुसलमानों के, उन्होंने हमें कुर्ता पाजामा दिया। और 90% हिंदू पहले, अभी तो पैंट शर्ट आ गई, सब 99% हिंदू कुर्ता पाजामा पहनते थे इस देश में। तो कहां से हमारे पहनावे अलग है? टोपी लगाने की परंपरा उस तरह की, पहले पगड़ी बांधते थे हिंदू, फिर टोपी लगाने लगे, वो मुस्लिमों से आई है। तो अब ये है कि हमें पर्टिकुलर ड्रेस को पर्टिकुलर कम्युनिटी से जोड़ दिया गया और वो अल्पसंख्यकों ने एक्सेप्ट भी कर ली कि हमारी ड्रेस है साहब, इस पे हमारा एक अधिकार है। और दूसरा, आप ये कहते हैं कि बुर्का साहब, बुर्का, पर्दा, हिजाब, शरीयत में और कुरान शरीफ में हिजाब को लेकर ज्यादा लंबी लंबी आयतें नहीं है और ना ज्यादा कहा गया है। वो हिजाब और खास करके बुर्का, जिससे मुस्लिम महिलाओं को इंफीरियर घोषित कराया जाता है, वो बुर्का जो है वो एक तरह से मान लीजिए, मैं बताऊं माय डियर स्टूडेंट्स, ये अरब की, ईरान की या मुस्लिम देशों की पहनावा नहीं है, ये मैसिडोनियन कंट्रीज का और मध्य एशियाई देशों का पहनावा था, जो बाद में पूर्व की ओर शिफ्ट होता चला गया, बाद में से मुस्लिम महिलाओं ने धारण कर लिया। ऐसा इतिहास में वर्णन है कि मैसिडोनिया की औरतें बुर्का पहनती थी, वो मुस्लिम नहीं थी, तब तक तो मुस्लिम धर्म आया भी नहीं था। तो उसे मैसिडोनिया से, ग्रीस से, यूनान से महिलाओं ने धारण किया और धीरे धीरे वो ईरान में आया, धीरे धीरे फिर भारत में आया, अफगानिस्तान में आया और अब वो मुस्लिम महिलाओं से उसको जोड़ दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। अब इसी तरह से सेग्रीगेशन देखिए कैसे किया जाता है, नहीं, सूट सलवार मुस्लिमों की देन है, मुस्लिम महिलाओं की देन है भारत में, या एक तरह से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बेल्ट जो उधर रहती है उसकी देन है। पाकिस्तान, पंजाब प्रांत में पहनती थी सूट सलवार महिलाएं, लड़कियां, और वो बाद में सारे भारत में आ गया, सारे भारत की लड़कियां सूट सलवार पहनती हैं और इसको बना दिया गया कि एक तरह से इस्लामिक है। ये कहां इस्लामिक है? बिल्कुल भी इस्लामिक नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब देखिए क्या बनाया गया साइकोलॉजी, ये कि कोई मुस्लिम महिला अगर हिजाब के साथ प्रवेश करती है विश्वविद्यालय में, उसे अजीब सी नजरों से देखते हैं सब, या बुरके के साथ जाती है, हिजाब के साथ, जबकि 10, 20, 30 साल पहले देश में ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं खुद जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं और वहां पे हिंदू बहुसंख्यक विश्वविद्यालय है, लेकिन कश्मीर की लड़कियां पढ़ने आती थी और वो हिजाब में पढ़ती थी, कोई उनकी तरफ देख के हंसता नहीं था और वो बड़े अच्छे से पढ़ती थी और वो नेट पीएचडी साइंस और जेआरएफ और टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ती थी, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग तक पढ़ती थी वो। और कभी, लेकिन अब एक भी महिला मैं देखता हूं इन विश्वविद्यालयों में मुस्लिम नहीं है और उनका रेशो भी कम हुआ है और अपने पहनावे के प्रति वो जो है वो इंफीरियर भी है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको मुस्लिम महिलाओं को जो है एक तरह से लिटरेट करना ही पड़ेगा। और सेग्रीगेशन मुस्लिम महिलाओं का दो तरह से हो रहा है, मैं बताऊं, एक तो वो परिवार में सेग्रीगेटेड हैं और दूसरी वो शिक्षा में सेग्रीगेटेड हैं। और
पूरा इस्लाम सेग्रीगेशन की तरफ भाग रहा है। ये हमें निकालना होगा, और सांप्रदायिकता से हम जब भी लड़ सकते हैं जब हमें असुरक्षा ना हो। अशिक्षा जो है, हमें अशिक्षा सबसे ज्यादा असुरक्षित करती है। इसलिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। कितनी भी कमजोर कम्युनिटी हो, मैं कहता हूं इस्लाम तो दूर की बात, सुपर दलित, दलित जो बिल्कुल अछूत और निकृष्ट जिन्हें कहा जाता था कभी, उन्हें पढ़ा दीजिए आप। 10 साल में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिए सोसाइटी का, 10 साल में मात्र। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मदरसा का कभी खिलाफ नहीं रहा, शिक्षा कैसी भी हो मैं कभी उसके खिलाफ नहीं रहा। लेकिन मुस्लिमों के लिए, खासकर अल्पसंख्यकों के लिए मेरा ये राय है कि एक तो मदरसे का मॉडर्नाइजेशन करिए, अगर है तो खूब मॉडर्नाइजेशन करिए मदरसे का। दीनी तालीम भी दीजिए, लेकिन उसमें दुनियावी तालीम भी दीजिए। दूसरे, हायर एजुकेशन तक लाइए महिलाओं को अपनी। सरकारी संस्थाएं खाली पड़ी हैं आज। जब हम पढ़ते थे तब बड़े विश्वविद्यालयों में, सरकारी संस्थाएं, डिग्री कॉलेजों में मुस्लिम महिलाएं खूब आती थी पढ़ने के लिए, लड़कियां। लेकिन अब वो या तो वो मदरसों तक सीमित रह गई हैं या अपनी संस्थाओं तक सीमित रह गई हैं। उन्हें अपनी संस्थाओं से बाहर निकालिए, उनका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा। उन्हें हिजाब में भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें पर्दे में भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी ड्रेस पे इंफीरियर मत होइए, उसे अपनी पहचान बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रेशो जो है वो घट रहा है, और ये अल्टीमेटली माइनॉरिटीज का भी घट रहा है। देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो मुस्लिम लिटरेसी रेट में, और मैं कमाल की बात आपको बताऊं, हिंदू लिटरेसी रेट में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। मुस्लिम लिटरेसी रेट में और हिंदू में ज्यादा नहीं था, सब 10% ही था टोटल मिला के। अंग्रेजों ने किसी को नहीं पढ़ाया, ना वो चाहते थे कोई पढ़े। लेकिन ये मार्जिन देखिए कैसे कैसे बढ़ता चला गया। कुछ कम्युनिटी 95% तक पहुंच गई। जैन समाज, उससे प्रेरणा लीजिए, वो भी तो अल्पसंख्यक है। ईसाइयों से प्रेरणा लीजिए, वो भी तो अल्पसंख्यक है। 92-93% तक सिखों से प्रेरणा लीजिए, वो 90 से ऊपर पहुंच गए। उनसे सबसे कम तो हिंदू पढ़े लिखे हैं बल्कि। तो माइनॉरिटी का जो हमने हवा बना रखा है वो है नहीं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए। और देखिए, जब आजाद हुआ था देश, तो मैं बता रहा हूं कुछ सेक्टर ऐसे थे उसमें मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बोलबाला था। जैसे जुडिशियरी, सबसे बढ़िया हाकिम मुस्लिम होते थे। हालांकि उनकी फेवरेबल चीजें थी उसमें, पारसी वगैरह का ज्ञान, लेकिन वो न्याय में बहुत थे। पुलिस में बहुत थे तब मुस्लिम, और इसमें रिवेन्यू में, और कहते हैं इसमें भी बहुत थे, प्रशासनिक सेवा में बहुत मुस्लिम थे पहले। धीरे धीरे देखिए कितना घट घट के जा रहा है वो। और 2-4 इंस्टीट्यूशंस बचे हैं मात्र देश में, जो बड़े उनको तालीम दे रहे हैं। जामिया मिलिया हमदर्द कहूंगा, या फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लेकिन चंद हैं, वो गिनती के हैं। और मैं इसमें कोई मुझे शर्म नहीं है कि पहले तो उनमें भी मुस्लिम एलिट का दबदबा रहता था, अब कम हो गया, वो अच्छी बात है, वो सुधार कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस सेग्रीगेशन को जो है वो कम करिए। तालीम जो है वो आप उर्दू में लें, हिंदी में लें, इंग्लिश में लें, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन तालीम जो है वो दुनियावी लें। दुनियावी तालीम आपको लड़ना सिखाती है परिस्थितियों से। दीनी तालीम नैतिक रूप से मजबूत करती है, मैं मानता हूं, लेकिन दुनियावी तालीम जो है वो सिस्टम में घुसने के लिए आपको प्रेरित करती है, और आपको सेग्रीगेशन से बचाती है। और मैं बताता हूं, ये देश ये कहवा बना रखा है कि यहाँ बहुत ज्यादा जाति धर्म और बहुत ज्यादा रिलीजन है, ऐसा कतई नहीं है। यहाँ सब चीज का समाधान है।
अभी हमारे एक प्रोफेसर, मैं एएमयू के हैं बड़े, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वो बहुत सेकुलर हैं। और हम सेकुलर जबरदस्ती नहीं बनेंगे, हमें पढ़ाई लिखाई और माहौल से सेकुलर बनना पड़ेगा। कोई कह के हमें सेकुलर नहीं बनाएगा। तो वो हमारी ट्रेनिंग में हमारी क्लास ले रहे थे, तो हम तब नई नई नौकरी लगी थी, हम तब नए नए प्रोफेसर बने थे। तो हमें बात चल रही थी साहब कि इंडिया में कभी भी धर्म जाति अलगाव और नफरत कभी जा ही नहीं सकती, क्योंकि इंडिया इज द वेरी हिट्रोजीनियस कंट्री। इंडिया बहुत हिट्रोजीनियस कंट्री है, यहाँ पे बहुत मत संप्रदाय हैं, यहाँ पे ये हैं। तो वो उन प्रोफेसर का जवाब आया कि ब्रिटेन में 5,000 से ज्यादा रिलीजन रजिस्टर्ड हैं। देखिए, यहाँ तो कम से कम 50 10 20 ही रिलीजन है, 2 4। वहां तो 5,000 से ज्यादा रिलीजन रजिस्टर्ड हैं। और वो कितने प्यार से रह रहे हैं। हम तो 5 6 भी रह के प्यार से नहीं रहा जा रहा। कारण इसका वो है, वो पढ़े लिखे रिलीजियस हैं। वहां पे धर्म कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। वहां पे एक आदमी अपने जीवन काल में एक बार मुस्लिम बन के देख लाता है, एक बार ईसाई बन के देख लाता है। वहां का आदमी बड़ा एक्सपेरिमेंटेटिव है, वो यहूदी बन के भी देख लेता है, वो ईसाई बन के भी देख लेता है। और हम जाति और धर्म के खोल में ऐसे बंध गए हैं कि हम तो दूसरे की नमाज पढ़ते देखना पसंद नहीं करते, दूसरे के मंदिरों में घुसना पसंद नहीं करते। वहां मुस्लिम मंदिरों में देखने जाते हैं क्यूरियोसिटी के लिए कि ये कैसे पूजा करते हैं। हिंदू जाते हैं मस्जिदों में देखने के लिए कि ये कैसे करते हैं। दे आर वेरी क्यूरियस। और हमारा दायरा तब होगा कि हम ज्यादा इंफॉर्मेशन ले दूसरों के बारे में। कम इंफॉर्मेशन लेंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन अधूरी है। हम सोचते हैं कि मंदिरों में धर्मांध शिक्षाएं दी जाती हैं, बस मस्जिदों में मदरसों में सब धर्मांध शिक्षाएं दी जाती हैं। लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं है। सब मौलवी बुरे नहीं है, सब पुजारी बुरे नहीं है। लेकिन जब हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो कैसे हमारी सोच जो है बड़ी होगी। फिर एक प्रोफेसर और थे हमारे, उन्होंने भी एक डिस्कशन यही आया कि सब सेग्रीगेशन इतना है, अलगाव इतना है कि दूरियां कम नहीं हो रही, और इस देश में तो कुछ सुधरने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक हम में से किसी स्टूडेंट तो नहीं, हम थे तो तब जॉब पे आ गए थे, लेकिन हमें उठाया, अंडर 30 थे सब, कि एक हिंदू को ही उठा दिया उन्होंने, हिंदू प्रोफेसर को। उन्होंने कहा कि बताइए आपके कितने मुसलमान दोस्त हैं। वो एक दो नाम गिना के चुप हो गया। उन्होंने कहा कि आप प्रोफेसर हैं, आपके 100 200 मुस्लिम दोस्त होने चाहिए, 1000 1500 मुस्लिमों में आपका जान पहचान होनी चाहिए। फिर एक मुसलमान बच्चे को उठा दिया, उन्होंने कहा कि आपके कितने हिंदू दोस्त हैं, वो भी 2 4 नाम गिना के चुप हो गया। उन्होंने कहा कि आपके तो इससे भी ज्यादा हिंदू दोस्त हो। अगर हिंदू के 1,000 मुसलमान दोस्त हैं तो मुसलमान का दायित्व है कि उसके 4,000 हिंदू दोस्त हों। तो ये हाल तो पढ़े लिखों का है। कम पढ़े लिखों का दायरा देख लीजिए, कितने उनके हिंदू दोस्त हैं, 100 50 10 20, जबकि होने चाहिए 1 2 हज़ार, 500 400। तो कल्चरल एसिमिलेशन, मैंने कहा कि 2 तरह से होगा। एक तो सेग्रीगेशन, अलगाव को हमें निकालना पड़ेगा। एक महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को पढ़ना ही पड़ेगा, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, अगर उन्हें परिवार की जो है वो डेमोग्राफी बदलनी है। ठीक है ना, मोहम्मद साहब की हदीसों का पालन ही करना पड़ेगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और ये कम्युनलिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये कोई बड़ी समस्या है नहीं, कुछ साल का है ये धीरे धीरे जाएगा। जब आपस में सामंजस्य पैदा होगा, एलिनेशन खत्म होगा। धन्यवाद।